माय नेम इज सार्थक। मैंने अपना इंजीनियरिंग बिट्स पिलानी से करा है। मैं 2018 ग्रेजुएट हूँ और पिछले 4 साल से आई हैव बीन वर्किंग विद लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक। और मेरा 10th में 95% रहा है, 12th में 92% रहा है और मेरा इस बार कैट में जैसा आपने बताया 99.86 परसेंटाइल रहा है। ओके, ग्रेजुएशन कौन सी स्ट्रीम्स, कब पास आउट किया था आपने ग्रेजुएशन? मैंने 2018 में पास आउट किया था और मेरी स्ट्रीम थी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ओके, ट्रिपल ई। आई एम आल्सो फ्रॉम ट्रिपल ई। ओके ओके। सो बेसिकली तुम्हारे पास अभी 4 इयर्स का वर्क एक्स पूरा हो चुका है ना? हाँ, अभी एज ऑन डेट 4.5 इयर्स 4.5 इयर्स का हो चुका है। जब तक तुम एमबीए में एडमिशन लोगे तब तक तुम्हारा पूरा 5 इयर्स का वर्क एक्स करेक्ट हो जाएगा। सो अगर हम लोग कैट की जर्नी की बात करते हैं तो कब सपना आया था कि यार कैट जाना है, मतलब आगे फर्दर स्टडीज करनी है, एमबीए चूज करते हैं, कब ये सपना आया था कि यार ये एमबीए चूज करना है और कैट देना है, अच्छे कॉलेज को टारगेट करेंगे? सर, तो मैं जब 2019 में अपने जॉब में था, जॉब के सेकेंड ईयर में था, तब मेरे आसपास वाले जो मेरे पीयर्स थे, कोलीग्स थे, वो कैट के बारे में डिस्कस किया करते थे। तो मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी देखा कि अच्छा, इस तरह का एक मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम होता है जिससे हमें प्रीमियर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स लाइक IIMs में एडमिशन मिलता है। और तब मैंने थोड़ा सा उसके बारे में रिसर्च करा तो मुझे लगा कि हाँ, इससे करियर में एक अच्छा ग्रोथ मिल सकता है। तो मैंने 2019 में अपना कैट का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था अपने पीयर्स के साथ और तब मेरा 99.3 परसेंटाइल आया था उस साल। तो तब से लेकर अभी तक मेरा कैट का जर्नी चला है। 2019 से 2022 3 इयर्स हो गए करीब करीब। तो फर्स्ट टाइम 99.3 परसेंटाइल था। 99.3 परसेंटाइल आया था फर्स्ट टाइम आपका इन द ईयर 2019 में। तो 19 में इसका 99.3 था, फिर 20 में भी आपने अटेम्प्ट दिया था? हाँ, 20 में दिया था, तब भी मेरा लगभग सेम था, 99.4 परसेंटाइल था। 99.4 एंड 2021? 2021 मेरा थोड़ा सा खराब हो गया था पेपर। तब मेरे को एक्चुअली मैं कोविड से जस्ट रिकवरी हुआ था और थोड़ा सा मेरे को वो था, मतलब इमोशनली मैं आई वाज नॉट इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड, इसलिए मेरा 2021 में थोड़ा सा खराब हो गया था। बट वो है कि मतलब उसको मैंने ज़्यादा माइंड नहीं करा, दैट इज़ ओके। मतलब उसको कंसिडर नहीं करते क्योंकि मेरे 2 साल 99 परसेंटाइल आ चुका था उसके पहले। तो मुझे अपना कैलिबर मालूम था कि मैं किस कैलिबर को बिलोंग करता हूँ और मैं इसके बाद एक और बार दूंगा तो मैं अच्छा कर ही सकता हूँ डेफिनेटली। कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ, कोई इशू नहीं है, उसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे। 2021 वाला जो आपका अटेम्प्ट है, ठीक है, राइट। बेसिकली अभी हम कंसिडर करेंगे 19 वाला अटेम्प्ट, फिर 20 वाला और 22 वाला अटेम्प्ट। करेक्ट। तो आपने जब प्रिपरेशन किया, मतलब कैसे मैनेज करते थे, मतलब आपके जो स्टडी आवर्स थे वो कौन कौन से थे और जॉब का टाइमिंग भी मेरे को बताना क्या था? बिल्कुल सर। तो मेरा जो जॉब का टाइमिंग था इस तरह से था कि मैं सुबह 7 बजे ऑफिस जाता था और मैं शाम को करीब करीब 5 या 6 बजे ऑफिस से रिटर्न करता था। तो ऑलमोस्ट 10-11 आवर्स का मेरा एंड टू एंड रहता था। उसके बाद आने के बाद आई यूज्ड टू टेक सम टाइम आउट, थोड़ा अपना रिलैक्स किया, अपना इवनिंग वॉक किया, डिनर वगैरह किया और फिर मैं रात को 9 बजे से अपनी पढ़ाई लेकर के बैठता था। 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक। तो 2-3 घंटा जितना पढ़ाई कर ली अपना, इतना मैं वर्किंग के साथ मैनेज कर पाता था इन अ नॉर्मल वीकडे। और जब वीकेंड्स आते थे तब मैं आराम से उसको 5 या 6 घंटे जितना पढ़ पाता था। तो मेरे को काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसा भी, जो मेरे फ्रेंड्स हैं या जो बाकी एस्पिरेंट्स वो कहते हैं कि हमको जॉब के साथ टाइम नहीं मिल पाता या हम उतना नहीं निकाल पाते। तो जैसे आपने कहा कि अगर आप चाहें तो आप बिल्कुल टाइम निकाल सकते हैं इस चीज़ के लिए। और वर्किंग होते तो आपको एक टाइम मैनेजमेंट का पता रहता है, आपको पता रहता है आपके पास कितना लिमिटेड टाइम है दिन में। तो मेरे को लगता है वीकडे में 2 से 3 घंटा जो मैं निकाल पाता था रात को 9 से 12 और वीकेंड्स में 4-5 घंटे, वो मेरे लिए काफ़ी था एट दैट टाइम। ओके, तो ये मतलब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जैसे इसका मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग जॉब स्टार्ट हो जाता है, 7 AM पे घर से निकल जाते थे। करेक्ट। तो कुछ लोग का ऑफिस लेट होता है, 10 या 11 होता है, तो वो लोग मॉर्निंग में टाइम निकाल लेते हैं, ठीक है। इट्स ऑल अप टू यू यार, आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हो। बट अगर आप लोग वर्किंग भी हो, आप कॉलेज में भी हो, तो यू गाइस कैन ईजिली, मतलब आप लोग 3 से 4 घंटे आप ईजिली निकाल सकते हो अपनी पढ़ाई के लिए। मुझे लगता नहीं इससे मतलब कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक है। एंड वीकेंड्स को मैक्सिमम यूटिलाइज करना चाहिए, ठीक है। तो जब मैं कॉलेज में था तो मैं भी मैक्सिमम वीकेंड्स को यूटिलाइज करता था क्योंकि सैटरडे संडे कॉलेज वगैरह ऑफ रहता है पूरा, ठीक है। और कॉर्पोरेट लाइफ में भी आप लोगों का वीकेंड्स पूरा ऑफ रहता है, तो वहाँ से आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो, ठीक है। आप वीक डेज में किसी 2 सब्जेक्ट्स को टारगेट कर लो, वीकेंड्स पे तीसरे सब्जेक्ट को कवर कर लो। इस तरह की स्ट्रैटेजीज लोग चूज करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सब्जेक्ट वाइज जाएंगे, एकेडमिक्स वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। VARC, DILR एंड QA, दीज आर द 3 सेक्शंस। एंड तुमने जैसे कैट 19 भी लिखा है, 20 भी दिया है, 21, 22, ठीक है। 21 वी आर नॉट कंसिडरिंग, ठीक है। सो 19 में तो हमारे पास टोटल 100 क्वेश्चंस होते थे, करेक्ट है ना? करेक्ट। तो तुमने वो वाला फेस भी देखा है। फिर Right. 20 में तुम्हारे पास जब पेपर 2 घंटे का हुआ, हम लोगों ने देखा यार कोविड की वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है। एंड फिर वो अभी तक पैटर्न हमारा है, बट इन द ईयर 2020 देयर आर अराउंड 76 क्वेश्चंस, ठीक है। Right. फिर क्वेश्चंस हमारे कम हो गए, 21 में 66 क्वेश्चंस थे और 22 में भी हमारे पास
66 क्वेश्चंस थे और इक्वली वेटेज रहता है। और ये चीज हम लोग बहुत पहले से देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या तुमने अपना टाइम इक्वली डिवाइड किया हुआ था? तुम्हें इस बात की क्लैरिटी थी कि हाँ यार पढ़ना है तो तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, या कोई एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसने तुम्हें बहुत परेशान किया हो तुम्हारी प्रिपरेशन जर्नी में? सर तो जैसे इंजीनियर्स का एक थोड़ा सा है ना बायस रहता है कि हमारा जैसे क्वांट अच्छा होता है कि हम 11th-12th में भी हमने मैथ्स करा है, कॉलेज के सब्जेक्ट्स में थोड़ा बहुत मैथ्स रहता है, तो इंजीनियर्स का थोड़ा बायस होता है कि हमारा सिंस क्वांट अच्छा है तो हम क्वांट को और मैक्सिमाइज करने की कोशिश करें। तो जैसे अगर मैं क्वांट में 30-35 नंबर ला पा रहा हूँ तो एज एन इंजीनियर मेरा ड्रीम रहेगा कि मैं उसको 50 मार्क्स कर लूँ, 60 मार्क्स कर लूँ। तो एक कॉमन पिटफॉल जो मैंने देखा है वो ये है कि हम DILR और क्वांट में अच्छे से पूरा फुल फोर्स के साथ करते हैं, और जो वर्बल होता है जो थोड़ा सा रीडिंग हैबिट इतना नहीं बना रहता, जो वर्बल में थोड़ा स्ट्रगल होता है, हम उसको सोचते हैं कि चलो एग्जाम वाले दिन जो है वो हो जाएगा, इट विल वर्क आउट बाय इटसेल्फ। तो जैसे मेरे पहले अटेम्प्ट जो था उसमें मेरे DILR और क्वांट में 99.8 99.6 परसेंटाइल थे, और वर्बल में मेरा काफ़ी कम था, वर्बल में शायद मेरा 89 या 90 परसेंटाइल था। तो वर्बल वॉज वन सेक्शन जिसने मेरे को थोड़ा सा स्ट्रगल दिया था इनिशियली, और दैट वाज आल्सो बिकॉज कि वर्बल में जिस तरह के पैसेजेस आते हैं आई वॉज नॉट यूज टू रीडिंग देम। तो उसके बाद जब मैंने सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स दिए तब मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि हाँ अगर हमको अच्छा स्कोर करना है तो तीनों सेक्शंस बैलेंस रखने पड़ेंगे, और जो हमारे वीक एरियाज है उसको मैजिकली नहीं सोचना है कि एग्जाम वाले दिन अपने आप वो वर्कआउट हो जाएगा, वैसा नहीं होता है। आपको उसके लिए भी उतने ही एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। जो स्ट्रॉन्ग एरियाज है थोड़ा आपका इंक्लिनेशन रहेगा कि उसको ज़्यादा प्रैक्टिस करो, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि एक सर्टन लेवल पे आने के बाद आपको उसको छोड़ देना चाहिए, आपको जो है बाकी चीज़ें भी करनी चाहिए, मतलब यू हैव टू गो ऑल कवर्ड इन द एग्जाम। ओके, सो वर्बल वाला सेक्शन ने इसको थोड़ा परेशान किया था। अच्छा, जैसे मैं अगर 19 वाले अटेम्प्ट और 2022 वाले अटेम्प्ट को थोड़ा कंपेयर करता हूँ तो मुझे लग रहा है क्वांट और DLR को लेके इतनी प्रॉब्लम थी नहीं हमारे साथ, ठीक है। थोड़ा इंजीनियर्स वाले बच्चों को ये थोड़ा फ़ायदा मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग ना न्यूमेरिकल सब्जेक्ट से ना फैमिलियर रहते हैं 4 साल तक, तो हमें कोई इतना इशू नहीं होता, ठीक है। और फिर हम लोगों ने 11th-12th में हमारे पास मैथ्स वाला बैकग्राउंड होता है, तो वो टॉपिक्स हम रिलेट कर पा रहे होते हैं कि यार ऐसा टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले। और DILR मतलब अगर ऐसा भी माना जाता है कि किसी का थोड़ा मैथ्स वाला पार्ट अच्छा है तो DLR पे वो अच्छी पकड़ बना सकता है, ठीक है। ये चीज़ें पर्सन टू पर्सन भी वेरी करती हैं, ठीक है। सो इसको VRC ने बड़ा परेशान किया। मैं आपको कंपेयर कराना चाह रहा हूँ 19 वाली प्रिपरेशन और 22 वाली प्रिपरेशन। इन दोनों प्रिपरेशन में मुझे बताओ कि VRC को कैसे तुमने, क्योंकि तुम्हारा 87 परसेंटाइल था आई थिंक 19 में। हाँ जी, 89। और इस बार कितना आया है? 98। तो ये 87 से लेकर 98 तक की जो जर्नी है VRC की, राइट, इसके लिए आपने कैसे इसको इम्प्रूव किया है? तो VRC के लिए सर मेरे को ऐसा लगता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एक रीडिंग हैबिट डेवलप करना। और लोग कहते हैं कि वो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या फिर वो मैगजीन्स पढ़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि सिंस एग्जाम ऑनलाइन बेस्ड है तो सबसे बेस्ट जो रीडिंग रहता है वो आपके लैपटॉप पे रहता है। आप ऑनलाइन न्यूज़पेपर पढ़ना है आप ऑनलाइन पढ़िए, मैगजीन पढ़ना है ऑनलाइन पढ़िए, और ऑनलाइन बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज भी हैं आपके पास। तो उसमें एक ऐसा रहता है आपको कि आप थोड़ा सा करंट अफेयर से भी एक्वेंट हो जाते हैं, थोड़ा आपका रीडिंग हैबिट भी बनता है। और कुछ आपके जैसे वेबसाइट से एऑन करके है या स्मिथसोनियन है, वहाँ पे आपको अलग अलग जॉनर के आर्टिकल्स मिलते हैं, जैसे आपको मैथोलॉजी, सोशियोलॉजी, आउटर स्पेस और ह्यूमन बायोलॉजी। तो ऐसा होता है कि दीज आर द सब्जेक्ट्स विच एज एन इंजीनियर यू आर नॉट फेमिलियर विद। तो अगर आप इन टॉपिक्स के ऊपर भी थोड़ा बहुत अपना रीडिंग डेवलप करते हैं तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगती है वो वाली चीज़ें। तो जैसे मैंने जब VRC शुरू किया था 2019 में, तो मेरे को नेचुरली उस तरह के टॉपिक्स अच्छे लगते थे जिसमें साइंस की बात होती थी, लेकिन जहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा हिस्ट्री में ले गया, सोशियोलॉजी में ले गए, मेरे को टर्म्स अजीब से लगने लगते थे। मैंने वो सेंटेंसेस कभी पढ़े नहीं थे, वो कभी फ्रेजेस नहीं पढ़े थे। तो तब से लेकर अभी तक मैंने जो एक चेंज करा वो ये कि मैंने अपना रीडिंग हॉराइजन बढ़ाया है। मैंने हर तरह के टॉपिक से खुद को एक्वेंट कराने की कोशिश करी है, और इसका मेरे को फ़ायदा ये हुआ कि इस बार भी जो हमारा VRC था उसके अंदर एक RC ऐसा था जो सब लोगों ने छोड़ा, जो थोड़ा सा इंडिया की हिस्ट्री के ऊपर था, और थोड़ा सा वो मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड कैसे इंडिया की हिस्ट्री को देखता है उसके ऊपर था, और काफ़ी डेंस लैंग्वेज थी उसकी। लेकिन सिंस मैं पिछले 1-2 सालों से इस तरह की चीज़ें पढ़ रहा था तो मैं काफ़ी इजीली उस वाले RC को कर पाया। तो ये एक मेरे लिए थोड़ा प्राउड की बात है कि नॉट ओनली वॉज आई एबल टू स्कोर गुड इन VRC दिस ईयर, बट वो एक ऐसा RC जो 2019 में तो शायद मैं देख के भाग जाता दूर, और इस साल भी जो अच्छे अच्छे बच्चों ने छोड़ा वो मैं सक्सेसफुली करा, और चार मेरे सवाल सही पड़े उस RC में। तो रीडिंग एप्टीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा, उसके सिवाय तो VRC बहुत मुश्किल है। VRC में आपने आउट ऑफ 24 क्वेश्चंस दिस ईयर कितने अटेम्प्ट्स किए थे?
सर मैंने VARC में चारों RCs अटेम्प्ट करे थे, तो दैट इज 3 × 4 12 क्वेश्चन वहाँ पे, और शायद मैंने 5 क्वेश्चन VA में करे थे, थोड़ा टाइम कम रह गया था मेरे पास, तो एक आधी क्वेश्चन मेरा VA का छूट गया था। तो अराउंड 17-18। और कितने सही गए उसमें से? मेरा टोटल स्कोर VARC में इस बार 38 था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो थोड़ा सा स्केल डाउन होकर 35 हो गया था। तो आई थिंक मेरा एक्यूरेसी जो था 17 में से 14 क्वेश्चन जितने सही पड़े थे। 14 क्वेश्चन सही होंगे या 13 क्वेश्चन? हाँ, करेक्ट। ओके, एंड मतलब ये बात ना, मतलब मैंने जब वर्णित के साथ इंटरव्यू लिया था, मैंने ये चीज़ कॉमन देखी है यहाँ पर कि यार हमें ना पहले डिसाइड कर लेना चाहिए VARC में अगर हमें प्रॉब्लम हो रही है। हमें प्रॉब्लम कहाँ होगी? हमें RC समझ में नहीं आएगा या तो ठीक है, तो देयर आर सम टॉपिक्स, मतलब कुछ सेगमेंट्स हैं जहाँ से हमारे RCs आ रहे हैं, तो आप पहले उनको नोट डाउन कर लो और उनके बारे में पहले बेसिक नॉलेज कलेक्ट करो। ठीक है, आपको यार हिस्ट्री के बारे में नहीं पता है, ठीक है, वो सोशियोलॉजी की बातें कर रहा है, आपको उसके बारे में नहीं पता है, तो पहले आप इनके बारे में बेसिक्स नॉलेज कर लोगे ना, तो आप फिर पूरे RC के साथ फेमिलियर हो जाओगे। ऐसे आपकी सब्जेक्ट पे थोड़ा पकड़ बन जाएगी। ठीक बोल रहा हूँ ना मैं? सर एक चीज मेरे को और ऐड करनी है यहाँ पे, वो ये है कि सिर्फ रीडिंग से काम नहीं चलता, रीडिंग के साथ साथ कॉम्प्रीहेंशन कितना है उससे भी काफी फर्क पड़ता है। तो लोग ऐसा होता है कि पढ़ने के लिए पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन वो पढ़ करके आपको कितना समझ आ रहा है। और बाय अंडरस्टैंडिंग आई मीन हर एक वर्ड, हर एक सेंटेंस, हर एक पैराग्राफ का आपको पर्पस पता होना चाहिए कि ऑथर ने अगर ये लिखा है तो क्यों लिखा है, और वो पूरा का पूरा कैसे कनेक्ट हो रहा है एक दूसरे से। जो पैसेज का एक फ्लो होता है वो आपको पढ़ करके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। ये मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग का। तो काफी लोग कहते हैं कि यार मैंने तो रोज के 5-5 आर्टिकल्स पढ़े, 10-10 आर्टिकल पढ़े, लेकिन मेरे को तो फिर भी RC अच्छा नहीं। तो RC में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते कि क्वेश्चन देखा, पैसेज में देखा, आंसर लोकेट करके आंसर टिक कर दिया। RC में क्वेश्चन आते हैं इन्फेरेंस बेस्ड, जहां पे आपको वो ऑथर का पर्पस पूछेंगे, ऑथर का इंटेंशन पूछेंगे, सेंट्रल थीम पूछेंगे। तो ये इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चन हमारे तभी क्लियर हो पाएंगे अच्छे से जब हम RC को समझेंगे एक ऑथर की नज़रों से कि उसने हर एक सेंटेंस, हर एक वर्ड, हर एक पैसेज, पैराग्राफ को किस पर्पस से लिखा और क्या फ्लो और क्या कनेक्शन है आइडियाज में। बिल्कुल, और कोई भी चीज़ एग्जाम में डायरेक्टली नहीं लिखी जाती है, ठीक है, उसका कुछ मीनिंग होता है, आपको समझना पड़ेगा, तभी जाके आप उसके आंसर्स को सही कर पाओगे। ठीक है,